हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कात्यायन एकेडमी। आज हम लोग अपने चैप्टर में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिकॉर्डेड वीडियो देख रखा होगा, अच्छे से पढ़ाई कर रखी होगी। जैसा हम बताते रहते हैं कि आपको अपनी तरफ से शॉर्ट नोट बनाना होता है, जिससे कि आप इसलिए हमारे साथ रिवीजन कर पाएं। तो आज हम लोग इस चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे और विद इन आवर हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और इससे आए हुए क्वेश्चंस को भी हम लोग समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपके पास जो हेडिंग आया वो डॉवेरिनर ट्राइड्स है। इससे पहले अगर हम लोग बात करें कि ये एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, जैसा हमारा चैप्टर के नेम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं। आज आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हो और उसमें देखते हो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो क्या ये सभी एलिमेंट्स आज के टाइम में सडनली आ गए? जी नहीं, ऐसा नहीं है। पहले क्या हुआ, एलिमेंट्स वन बाय वन न्यूली डिस्कवर्ड होते गए और वो ऐड होते गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते गए हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी। क्यों क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि इंडिविजुअल एलिमेंट्स के स्टडी करना डिफिकल्ट होगा। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए तो हर एक एलिमेंट्स के बारे में अलग अलग स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। तो क्या हुआ कि ऐसा करें कि किसी एक एलिमेंट के स्टडी कर लें और फिर उसको हम एक बार उससे मैच करें। उसकी प्रॉपर्टी अगर किसी अदर एलिमेंट से मैच करती है तो उस एलिमेंट्स को उसी एलिमेंट्स के साथ रख दें और ये जो बिहेव होगा, जो बेसिस होगा, वो क्या होगा? बेसिस वहां पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम उस एलिमेंट्स को एक साथ रखते हैं तो हम क्या देखेंगे कि अगर एक साथ 5 to 7 एलिमेंट्स रख दिए गए तो अब हमें किसी एक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना होगा और तुरंत बता देंगे कि 5-7 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, बिल्कुल इन्हीं के जैसी होगी। तो ऐसे ही स्टार्टिंग में अलग अलग थ्योरीज आई। अब जब एलिमेंट्स कम थे तो थ्योरी अलग टाइप की थी। जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते गए तो वहां पर थ्योरीज और एडवांस होती गई। और आज के टाइम पे हम लोग क्या पढ़ते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और उसी का एक और एडवांस वर्जन है जिसे हम लोग बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। हम लोगों ने अच्छे से रिकॉर्डेड वीडियो में पढ़ा है। तो सबसे पहले हम थ्योरीज में अगर बात करते हैं एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की, तो यहां पर हमारे पास आता है डॉवेरिनर ट्राइड्स। तो डॉवेरिनर ट्राइड्स में क्या है, इन्होंने ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स लिया था। क्या हुआ था यहां पर? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। और ये ग्रुप ऑफ जो 3 एलिमेंट्स थे इनमें इन्होंने क्या देखा था? इसी को इन्होंने बोला था ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स को ट्राइड्स। क्या बोला था भाई? ट्राइड्स। तो ये जो ट्राइड्स है, इस ट्राइड्स में आपने क्या देखा कि सपोज यहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट है और थर्ड एलिमेंट है, ये 3 एलिमेंट। तो इन 3 एलिमेंट्स में आपको क्या समझना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट है इसका हम एवरेज मास कैलकुलेट करें। फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज मास कैलकुलेट करें और वो अगर एवरेज मास किसके इक्वल हो जाए? सेकेंड के, तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें क्या होगा? ये ट्राइड सेट को फॉलो करेंगे। और ऐसे फिर ये तीनों एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज क्या होगी? सिमिलर। तो हम क्या समझेंगे कि ये ट्राइड सेट होंगे। तो इन्होंने क्या कंसेप्ट लिया कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास अगर सेकंड एलिमेंट के इक्वल आ जाता है तो वो एलिमेंट्स ट्राइड सेट में होंगे और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी जी? सिमिलर होंगी। ठीक है। सपोज हमने यहां पर एक एग्जांपल लिया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब लिथियम के अगर एटॉमिक मास की बात करें तो यहां एटॉमिक मास 7 है, यहां 23 है और यहां 39 आ जाएगा। तो 7, 23 एंड 39। तो अब हम लोग एवरेज मास अगर निकालें तो एवरेज एटॉमिक मास किसका निकालना है? फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का। तो अब फर्स्ट एलिमेंट का मास 7 है और थर्ड एलिमेंट का मास 39 है और एवरेज निकाल रहे हैं तो 2 एलिमेंट्स का निकाल रहे हैं तो डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया 46 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब आ गया कितना? 23। अब देखिए ये जो 23 है यही मास सिमिलर है किसके? सोडियम के। इसका मतलब जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास आया वो सोडियम के मास के इक्वल है। तो फर्स्ट और थर्ड का मास, एवरेज एटॉमिक मास, वो इक्वल हो गया सेकंड के एटॉमिक मास के। इसका मतलब ये इनका
ट्राइड सेट सही है और इस ट्राइड सेट के अकॉर्डिंग लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज सेम होगी। तो अब आगे जब भी फ्यूचर में डॉवेरेनर को दोबारा देखना होता है एलिमेंट्स को, तो ये लिथियम को पढ़ते और कहते सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज भी ऐसी ही हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसी कंडीशन अपने लॉ की बनाई। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इन्होंने सेट लिया 3 एलिमेंट्स का और ये बताया कि इनमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, सिमिलर हैं, अगर उनमें फर्स्ट और थर्ड का एवरेज एटॉमिक मास इक्वल है किसके, सेकंड के। तो ऐसे और ट्राइड सेट आए तो वो एग्जाम्पल आप याद कर लें। जैसे हम यहां बात कर लें भाई, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडाइड, ये है भी है ट्राइड सेट। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, ये भी ट्राइड हैं। लेकिन सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, इन तीनों की अगर ये बात करें तो ये ट्रायड नहीं है, ये ट्रायड नहीं है। ऐसे ही अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करें तो यहां पर ये भी ट्रायड नहीं है भाई। तो आप देखिए, ये आप जानते हैं कि आज का जो टेबल है पीरियोडिक टेबल, उसमें तो ये सब एक ही ग्रुप में है, ये एल्कली मेटल्स में, ये हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहां पर आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम पढ़ते हैं, लेकिन डॉवेरेनर के अकॉर्डिंग यहां पर ये ट्राइड सेट नहीं है। जब आज हम जानते हैं तो इनमें प्रॉपर्टीज क्या हैं, सिमिलर हैं, लेकिन उस समय के अकॉर्डिंग ये इनमें प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं थी, क्योंकि इनके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसमें फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो पोटेशियम के इक्वल नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे लर्न कर लेना है सिंपली, एक आपने ट्राइड सेट कौन सा देखा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दूसरा हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और थर्ड हो गया हमारे पास कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट थ्योरी पे आ जाते हैं, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, दिस थ्योरी इज बेसिकली बेस्ड अपॉन म्यूजिकल नोट। किस पर बेस्ड था, म्यूजिकल नोट पर। अब म्यूजिकल नोट आजकल हर एक स्टूडेंट जानता है भाई, क्योंकि अब आजकल सिंगिंग में हर लोग अपना टैलेंट देख रहे हैं। तो म्यूजिकल नोट की अगर बात करते हैं तो जैसे ही हम म्यूजिकल नोट की बात करें तो क्या होता है, सारे, गामा, पाधानी, है ना, यही तो जैसे ही जाओगे यही सिखाया जाएगा सबसे पहले, सारे, गामा, पाधानी। अब जैसे ही सारे, गामा, पाधानी, सा, फिर यही आया, फिर रे, गामा, सा, कहीं से भी चल देते हैं। तो अब आप क्या देखोगे कि अगर आप सा की बात करें या हम रे की बात करें तो सा हमारा अगर ये फर्स्ट नोड है म्यूजिक में, तो ये फर्स्ट नोड है, तो आप टोटल काउंट करिए कितने नोड हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब जब ये रिपीट हुआ सा, तो ये कौन सा नोड हुआ, एर्थ। तो इनके म्यूजिक में क्या हुआ कि जैसे इन्होंने ऐसे समझा कि सारे, गामा, पाधानी में जब सा नोड रिपीट करता है एर्थ टाइम पे, एर्थ नंबर पे, तो ऐसे ही अगर एलिमेंट्स को हम रखें तो जो भी एलिमेंट फर्स्ट होगा उसका एर्थ एलिमेंट जो भी आएगा उन दोनों में प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर। समझ रहे हो बात को। तो भाई क्या हुआ कि जैसे यहां पर इन्होंने एलिमेंट्स लिया, लिथियम से स्टार्ट किया इन्होंने, तो लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इन्होंने नोवेल गैसेस को बाहर रखा था उस समय, क्योंकि तब तक वो डिस्कवर्ड नहीं थे। तो नियॉन वहां होता है आज के टाइम पे, लेकिन इनके टाइम तक वो नहीं थे। फिर यहाँ क्या आया, सोडियम, फिर यहाँ आ गया मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, है ना। ऐसे यहाँ पर आए तो पोटेशियम, कैल्शियम, और जब और आगे आए तो एल्यूमिनियम के नीचे अब कैल्शियम के बाद स्कैंडियम आता है। तो बस ये थ्योरी यहीं पर फेल हो गई, जैसा कि आपने रिकॉर्डेड लेक्चर में भी पढ़ा होगा। तो ये थ्योरी यहीं पर फेल हो गई।
अब जरा देखो क्या हुआ, लिथियम को अगर आपने फर्स्ट माना है तो इसका जो एर्थ एलिमेंट है वो कौन होगा, सोडियम। और जब फर्स्ट एलिमेंट लिथियम है तो उसका जो एर्थ एलिमेंट है वो सोडियम है, तो लिथियम और सोडियम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। ऐसे ही अगर बेरिलियम को आप फर्स्ट मानते तो उसका एर्थ एलिमेंट कौन हो जाता, मैग्नीशियम। काउंट करके देखो, ये 1 है तो ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो मैग्नीशियम क्या हुआ, 8। लेकिन जब यहां आए तो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी स्कैंडियम से मैच नहीं की बेटा, क्योंकि एल्यूमिनियम हमारा एलिमेंट दूसरे ब्लॉक का है और स्कैंडियम डी ब्लॉक का है, ये पी ब्लॉक का है, ये डी ब्लॉक का है, तो दोनों का ब्लॉक ही अलग है आज के टाइम में। और उस समय इनकी प्रॉपर्टी खैर मैच ही नहीं की, उस समय ब्लॉक वगैरह के बारे में जानते ही नहीं थे, ऐसे कोई क्लासिफिकेशन थी ही नहीं तब। तो उस समय इन्होंने एल्यूमिनियम और स्कैंडियम में जब कंपेयर किया तो ये प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही थी, जबकि ये फर्स्ट है तो ये इसका एर्थ एलिमेंट है, तो ये थ्योरी फिर क्या हो गई, फेल हो गई। दूसरा, जब और पीरियोडिक टेबल जैसे जैसे अलग अलग लोग डेवलप कर रहे थे तो और थ्योरीज आगे बढ़ी और एडवांस वर्जन की आई, तो जैसे यहाँ नोबेल गैस डिस्कवर्ड हो गया, तो नोबेल गैस डिस्कवर्ड होने के बाद क्या हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट का एर्थ एलिमेंट कौन हो गया, नोबेल गैस। अब नोबेल गैस जब 8वां एलिमेंट हो गया तो लिथियम की प्रॉपर्टी नियॉन के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रही, तो ये थ्योरी और भी फेल हो गई, मतलब कंप्लीटली फेल्ड हो गई। तो अब आप इस थ्योरी के बारे में क्या क्या जानते हैं। दिस थ्योरी इज गिवन बाय सर न्यूलैंड। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन म्यूजिकल नोट। म्यूजिकल नोट क्या है, सारे गामा पा धा नी। इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि अगर फर्स्ट नोड सिमिलर है अर्थ नोड के, तो ऐसे ही अगर फर्स्ट एलिमेंट इस तरह एलिमेंट्स अरेंज किए गए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, तो उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एर्थ एलिमेंट जो भी होगा उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। लेकिन ये कहाँ तक एप्लीकेबल रहा, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक, क्योंकि जब स्कैंडियम आया तो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी स्कैंडियम से मैच नहीं की। और हम कहें कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैसेज मीन्स नियॉन हो गया, यहाँ आर्गन हो गया, ये सब जब आ गए तो 8वां एलिमेंट यही हो गया, जैसे लिथियम का एर्थ एलिमेंट ये हो गया। तो अब प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही, तो ये थ्योरी भी क्या हो गई, फेल हो गई। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मेंडलीव सर की टेबल की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा बच्चों आपसे वो क्या होगा कि इन्होंने कैसे अरेंज किया, तो इनका जो कंसेप्ट था वो था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अब जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट और समझना होता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले जो सिस्टमैटिक स्टडी की गई टेबल के फॉर्म में, तो फर्स्ट टाइम ट्यूबुलर फॉर्म में जो स्टडी की गई वो किसने करा था, मेंडलीव सर ने। तो टेबल के फॉर्म में सबसे पहले एलिमेंट्स की स्टडी किसने करी, मेंडलीव सर ने। ठीक है, साथ ही साथ हमें यह समझना होगा ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास जैसे ही हमने बात किया तो यहां पर हमें यह भी देखना होगा कि अब एलिमेंट्स की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो किसके पीरियोडिक फंक्शन होंगे, एटॉमिक मास के। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस किसके अकॉर्डिंग, मेंडलीव सर के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन्होंने ही पहली बार क्या किया, टेबल बनाया और टेबल में क्या किया, हॉरिजेंटल रो बनाए और उस हॉरिजेंटल रो को इन्होंने क्या कहा, पीरियड। क्या कह दिया, पीरियड। और उसी टाइम इन्होंने कुछ वर्टिकल कॉलम भी बनाए और उस वर्टिकल कॉलम को इन्होंने कहा ग्रुप कहा। वर्टिकल कॉलम को क्या कहा भाई, ग्रुप। तो ये हमारे पास हुआ इस तरीके से, क्या इन्होंने क्या बनाया भाई, टेबल बनाया और टेबल में कुछ वर्टिकल कॉलम और कुछ हॉरिजॉन्टल रो बनाए। इसका मतलब अगर हम बात करें कि इस तरीके से कोई टेबल की बात हो रही है, तो अगर आप नीचे की तरफ ऐसे चलोगे तो ये जो आपको हम अभी बना के दिखा रहे हैं ये क्या होंगे, ऐसे ग्रुप होंगे। अब जब इसी में अगर हम यहाँ पर इधर की तरफ लाइनें खींच दें, ये वाली इधर की तरफ जो जा रही हैं,
तो ये क्या हुआ, हॉरिजेंटल रो हो गया। तो इसी हॉरिजेंटल रो को क्या बोल रहे हैं, पीरियड। तो नीचे की तरफ जब आ रहे हैं तो ये क्या हुआ, ग्रुप, और अगर आप हॉरिजेंटली जा रहे हैं तो ये क्या हो गया, पीरियड। तो फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स की सिस्टमैटिक स्टडी किसने करी, मेंडलीफ सर ने। लेकिन इनकी थ्योरी किस पर बेस्ड थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। तो जब हम लोग हाइड्रोजन की बात करें बेटा, तो हाइड्रोजन में ये हाइड्रोजन एलिमेंट है और इसके 3 एलिमेंट अलग अलग, 3 एटम इसके एग्जिस्ट करते हैं, और इसका मास 1 होता है, इसका मास 2 होता है, इसका मास 3 होता है। यहां पर हम इसको बोलते हैं प्रोटियम और इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, और ये जो हमारे पास थर्ड वाला है इसे बोलते हैं ट्राइटियम। अब ये 3 अलग अलग एक ही एलिमेंट के हैं, और इन्होंने कहा है कि एलिमेंट्स को हम रख रहे हैं उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये 1 2 3 होना चाहिए, मतलब ये अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग कॉलम में प्लेस्ड होने चाहिए। मींस अगर H1 यहाँ है तो H2 यहाँ हो, H3 यहाँ हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मेंडलीफ सर ने पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को एक्सप्लेन नहीं किया। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जहां पर एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मासेस एलिमेंट्स के डिफरेंट हो। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। मींस एलिमेंट्स हैविंग द एटम ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर एटॉमिक नंबर बट देयर एटॉमिक मासेस आर डिफरेंट, दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ठीक है, तो आइसोटोप्स यहां आपने देखा, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, ये किसके हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। तो ये आइसोटोप्स के पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अपनी ही थ्योरी में इन्होंने कुछ जगह ऐसा कर दिया टेबल में, जहां हायर एटॉमिक मासेस एलिमेंट को पहले रख दिया और लो एटॉमिक मासेस एलिमेंट को बाद में रखा। तो ये थोड़ा सा और यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिली, जैसे टेल्यूरियम और आयोडीन में। तो टेल्यूरियम का मास ज्यादा है और आयोडीन का मास कम है, जबकि थ्योरी क्या कह रही है कि कम से ज्यादा की तरफ चलना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में चलना है। तो ये आपको यहाँ एक और एक्सेप्शन देखने को मिला। ऐसे ही इस थ्योरी में और ड्रॉबैक्स आती गई, तो फिर इस थ्योरी को यहाँ पर छोड़ना पड़ा और आगे एक नई थ्योरी आई जिसे हम कह रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपने क्या देखा, फिर से वही देखना है कि अब टेबल बनी गया है। ग्रुप बोलते हैं किसको, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉलम को, और पीरियड बोलते हैं किसे, हॉरिजॉन्टल रो को। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप हैं, 7 पीरियड और 18 ग्रुप। अब आप पीरियड वाइज अगर बात करें तो जो फर्स्ट पीरियड है इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं, इसलिए हम लोग इसे शॉर्टेस्ट बोलते हैं। बोलो ये क्या हो जाता है, शॉर्टेस्ट। ऐसे ही सेकंड और थर्ड जो हैं इनमें एलिमेंट्स हैं 8, तो इसे बोलते हैं शॉर्ट, क्या बोलेंगे इसे, शॉर्ट पीरियड बोल देंगे। ऐसे एलिमेंट जब फोर्थ और फिफ्थ पीरियड की बात करें तो यहाँ 18 होते हैं और 18 होने की वजह से इसे लॉन्ग बोल देते हैं। और जो पीरियड 6 है, पीरियड 6 में 32 एलिमेंट्स हैं जी, इसलिए इसे बोलते हैं लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट हो जाता है। और जो आपका पीरियड नंबर 7 है वो लॉन्गेस्ट तो है लेकिन इनकम्प्लीट है। लॉन्गेस्ट इनकम्प्लीट पीरियड कौन सा हो जाएगा, पीरियड नंबर 7। ये हो गया पीरियड की बात। इसमें आप देखोगे तो आपको याद रहे कि कॉलम 1 से लेके 18 तक होंगे, तो जो 1 और 2 है ये पीरियोडिक टेबल में सबसे किनारे है बेटा। यहाँ पर इसमें आपको देखना होता है एल्कली मेटल्स को, तो ये आपको फर्स्ट और सेकंड जरूर याद होना चाहिए। ये एल्कली मेटल्स और सेकंड वाले को आपने अच्छे से वीडियो में देख रखा है, इसे क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकेंड वाले को। ठीक है, ऐसे ही हम लोग और एक याद करेंगे, 2 अलग से 17 ग्रुप को और 18 ग्रुप को। तो 18 टोटल ग्रुप हैं। अब इसमें 17 को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजेंस, क्या बोलते हैं, हैलोजेंस। और 18 को बोलते हैं इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस। तो इन 4 ग्रुप के
आपको एलिमेंट्स के नेम भी लर्न होने चाहिए। दूसरी बात, ये जो ग्रुप नंबर है वही उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट्स के बाहर वाले सेल में प्रेजेंट है। सपोज अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का 11 होता है, कैसे लिखोगे 281। तो अब यहाँ पर ये न्यूक्लियस, इस वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बाद वाले में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक जो आपने फिर सेल बनाया उसमें कितना होगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरीके से आपने उसका ऑर्बिट डायग्राम बना दिया। कैसे बनाया आपने, कॉन्फ़िगरेशन लिखा और कॉन्फ़िगरेशन लिख के आपने इलेक्ट्रॉन्स उसमें रिप्रेजेंट कर दिए सेल में। तो आपने देखा कि बाहर वाले सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट सेल है। तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसी को क्या बोल रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल को ही हम लोग वैलेंस सेल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। यही इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो इसकी वैलेंसी हम बता देते हैं 1 हो जाती है। तो ग्रुप नंबर में जो इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन की बात करें। दूसरी बात, ये जो सेल नंबर आया, जैसे यहाँ फर्स्ट सेल है तो ये K हुआ, ये L हुआ और ये M हुआ, KLM। तो आपको सेल कितना मिला, 3। इसका मतलब ये एलिमेंट कौन से पीरियड का होगा, 3rd पीरियड का। जो सेल नंबर है वही पीरियड नंबर है, जो सेल नंबर है वही पीरियड नंबर है। तो इस तरीके से ये कौन से पीरियड का हो गया, 3rd पीरियड का हो गया। कौन से ग्रुप का हो गया वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन देख के बता देंगे, 1st ग्रुप का हो गया। ठीक है। ऐसे अगर हमने यहाँ बेरिलियम लिख दिया, अब बेरिलियम 4 है तो यहाँ क्या लिखोगे 2,2। अब बाहर वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, सेल नंबर की बात करो तो क्या होगा, K और L, 2 ही सेल है। जब K और L की बात कर रहे हो तो सेल नंबर 2 है, इसका मतलब इसका पीरियड क्या होगा, 2nd होगा। ग्रुप नंबर क्या होगा, 2nd होगा। क्यों 2nd होगा ग्रुप नंबर, क्योंकि बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसलिए इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया, 2nd हो गया। तो ऐसे हमें एलिमेंट्स के ग्रुप वाइज भी याद रखना है और पीरियड वाइज भी याद रखना है। तो जरा आप समझिए कि पीरियड वाइज कहाँ तक आप याद रखेंगे, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो आपको फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट हैं, सेकेंड में कौन कौन से हैं और थर्ड में कौन कौन से हैं, और फिर ये कौन से ग्रुप के हैं, ये आपको जरा यहाँ जरूरी हो जाता है याद करना। जरा देखिए, फर्स्ट में जब हम बात करते हैं तो सिर्फ हाइड्रोजन और यहाँ कहीं हीलियम होता है, ये फर्स्ट पीरियड में। जब हम सेकंड की बात करते हैं तो यहीं पर आपको लिथियम दिखेगा, लिथियम के बाद यहाँ आपको बेरिलियम, फिर आपको बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर यहाँ नियॉन आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही जब हम यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और ये हो गया सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। अब इन सब में आपको ग्रुप नंबर, अगर ये ऐसे टेबल बना दिया सपोज एग्जाम में और आपसे एग्जाम में ABCD कर दिया गया कि बताओ इसमें ABCD क्या है, तो आपको जब ये पोजीशन पता होगा हर एक एलिमेंट्स का कि कौन सा एलिमेंट्स किस जगह है, तो आप ये बना पाएंगे, है ना। तो पोजीशन जब आपको पता चल जाएगा तो आप बना लोगे। ठीक, ये लाइन यहाँ से ज़रूरत ही नहीं यहाँ बनाने की, तो इसमें हम लोग और छोटा कर लेते हैं क्योंकि ऊपर तो एलिमेंट्स है ही नहीं। अब देखो जरा ग्रुप नंबर, ये है फर्स्ट ग्रुप, तो इसको हम यहाँ पर फर्स्ट ये लिख सकते हैं, और ये जो हमारा है ये सेकंड ये है, और ये जो नंबर लिखा है ये थर्ड ए है, और इसको हम कहते हैं फोर्थ ए ग्रुप, और इसको कहते हैं फिफ्थ ए, और ये है सिक्स्थ ए, और यहाँ है सेवेंथ ए, और ये जो है हमारा ये इनर्ट गैस है, या इसी को हम लोग कहते हैं नोबल गैस फैमिली। तो इनर्ट गैस या नोबल गैस। अब जरा आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा गया कि आप यहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड क्वेश्चन बताइए। आपसे कहा गया कि आप पता करिए कौन सा एलिमेंट है जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और सेकंड पीरियड का है। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और सेकंड पीरियड का है, लो क्वेश्चन ये है कि पीरियड सेकंड का है और बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो कौन सा एलिमेंट हो गया भाई, पीरियड सेकंड में जाओ,
ये लो यहाँ पहुंच गए, और ये देखो ग्रुप से नीचे आए तो ये 5th है। जो ग्रुप नंबर है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ आपने क्या देखा जी 5 लिखा है, और जब इधर से आप गए तो पीरियड इसका 2nd है, इसका मतलब ये वाला एलिमेंट क्या रहा होगा, नाइट्रोजन। अब यहाँ पर ये सिंबल ना लिखे हो, अगर वो अपनी तरफ से पूछ रहे हो, जब अपनी तरफ से पूछ रहे हो यहाँ ए लिख देते, कहते ए बताओ क्या है, तो हम वहां बता पाते कि ए नाइट्रोजन है। आपसे कहा गया कि बताओ पीरियड 3rd का एलिमेंट है और उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। तो अब यहां तक 7 ये है, तो ये वाला कौन सा है, 8 हुआ। तो अब पीरियड 3rd ये हुआ, तो ये यहां पर क्या हो गया, आर्गन। ये आपसे कहा गया कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है पीरियड 3rd का जिसमें इनर्ट नेचर है, मतलब जो किसी अदर एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो आप किसको देख पाओगे, आर्गन को देख पाओगे। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से भी आप एलिमेंट्स पे बेस्ड आप आंसर देंगे। दूसरा आपको 2 क्वेश्चन और याद रखना है बच्चों, एक क्लोरीन का और एक फ्लोरीन का। जो फ्लोरीन है ये हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू है, इसमें हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू है, ठीक है। और जो क्लोरीन है इसमें हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों आंसर अलग अलग हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये 2 क्वेश्चन आपको और आना ही चाहिए। तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसमें, Cl में, और हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसमें, फ्लोरीन में। क्लियर हो गया। दूसरी बात, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एनायंस क्या होते हैं, तो एनायंस होते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। कैटायंस क्या होते हैं, तो ये सब हमने पढ़ा रखा आपको रिकॉर्डेड वीडियो में, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। कैटायंस क्या होते हैं, जिनमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है। तो एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, अच्छे से तुम लोग समझ गए हो। तो ये ग्रुप वाइज ऐसे आप एलिमेंट्स के बारे में बता सकते हो कि कौन कहाँ से है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और यहाँ पर अगर ये 1 2 के फॉर्म में लिखा हो तो याद रहे कि इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, यहाँ से 13 होता है, ठीक है। तो ये ग्रुप 13 भी बोलते हैं, इसे 14 बोलते हैं, इसे 15, और ये 16 17 और इसे 18, ठीक। तो ये 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ओल्ड नोटेशन है और वो डिजिट में न्यू नोटेशन है, और इसके लिए हम 1 बोलते हैं। ये जो फर्स्ट है ये 1 है और ये क्या है, 2 है। क्लियर है। चलो ये रह गया था, ये भी बता दिया। अब एटॉमिक साइज की बात करते हैं। एटॉमिक साइज का जब हम लोग कंसेप्ट लेके चलें तो जरा ध्यान रहे कि जैसे हम लोग नीचे की तरफ चलेंगे, एटॉमिक साइज का मतलब क्या हुआ कि ये हम लोग यहाँ से न्यूक्लियस लें, और ऐसे अब एटम है तो उसका ऑर्बिट बना होगा। जब आप ऑर्बिट की बात कर रहे हो तो आपको इसके साइज को मेजर करना होगा। अब जब साइज मेजर करना है तो आप यहाँ न्यूक्लियस से बाहर वाले सेल तक आ जाओ। तो इस रेडियस को जब आपने ऐसे देखा यहां से लेके यहां तक, तो बाहर वाले सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वहां उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक हम न्यूक्लियस से जाके मेजर करेंगे। तो ये एक्चुअल में एक एटम का एटॉमिक रेडियस हो जाएगा। लेकिन एटम इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव नेचर का है, तो वो कंबाइंड कर जाता है। तो इस केस में फिर क्या होता है कि 2 एटम कंबाइंड रहते हैं। तो जब एटम कंबाइंड रहता है तो एटम का न्यूक्लियस, और ये एक एटम है सपोज, तो इसका न्यूक्लियस। अब ऐसे 2 एटम बने होते तो ये कंबाइंड फॉर्म में है, तो आप क्या करोगे फिर? आप इन दोनों के न्यूक्लियस की डिस्टेंस मेजर कर लो, और इस न्यूक्लियस की डिस्टेंस मेजर करने के बाद इसको आप हाफ से डिवाइड कर दो, तो एक एटम की जो भी रेडियस होगी वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक्चुअल में आप कंबाइंड स्टेट में मेजर करते हैं। खैर ये आपके सिलेबस में इतना नहीं है, तो हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब हम सीधे इसी की बात करते हैं आके। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर आप ग्रुप में चलो नीचे की तरफ, जैसे हम आए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। अब नीचे की तरफ जैसे ही चलते हैं तो आप समझ गए हैं कि ये तो सेकेंड पीरियड से है सर, ये थर्ड पीरियड से है, ये फोर्थ पीरियड से है, ये फिफ्थ से है और ये सिक्स्थ से है। हमने कहा जो पीरियड नंबर है वही सेल नंबर है।
तो जब ये सेकेंड पीरियड से है तो इसमें सेल भी आपके कितने होंगे, 2 होंगे। ऐसे जब यहाँ पहुँचोगे तो 6 सेल होगा। तो इस तरीके से नीचे आने पे साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो नीचे आने पे एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जब इधर की तरफ चलेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जब इधर की तरफ चलते हैं मतलब पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इधर साइज का ऑर्डर इस तरह बनेगा। आई बात समझ में। और नीचे की तरफ जब चलेंगे तो साइज यहां पर इंक्रीज करती है और इधर साइज क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो साइज डिक्रीज, और यहां पर हम लोग जब टॉप टू बॉटम चलते हैं तो साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ किसी एटम की हाईएस्ट साइज, लार्जेस्ट साइज कहाँ ज्यादा मिलेगी, एट द बॉटम ऑफ द टेबल, है ना, सबसे नीचे मिल जाएगी। क्लियर है। चलो, तो एटॉमिक साइज पर बेस्ड आप वीडियो और अच्छे से देखिए, वहां पर बेस्ड क्वेश्चन लगाइए। अब जरा देखिए वैलेंसी की बात करते हैं। तो वैलेंसी क्या होती है, किसी एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी। सपोज यहां कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई जी, 4 हो गई। तो वैलेंसी ऑफ कार्बन 4। लेकिन हाइड्रोजन ने इस टाइम कितना बॉन्ड बनाया है, 1 है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। ऐसे हम अगर यहां पर अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो यहां नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1। आई बात समझ में। तो पर्टिकुलर एलिमेंट्स ने कितने बॉन्ड बनाए हैं वो उसकी वैलेंसी हो जाती। लेकिन जब कैटायन और एनायन की बात करते हैं, जैसे सोडियम पर अगर प्लस चार्ज लिखा है तो इस समय वैलेंसी जो इस पे चार्ज है वही है, तो इसमें वैलेंसी कितनी हुई, 1। अगर ये लिखा है O-2 तो वैलेंसी कितनी हो गई भाई, 2। अगर लिखा है Mg+2 तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। तो अगर वो कैटायन या एनायन है तो उस पर जो नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट है वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। वैलेंसी में साइन लेके नहीं चलते हैं, सीधे वहां पर डिजिट लिखते हैं। क्लियर। तो वैलेंसी क्या हो गई, इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट और टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द कैटायन और एनायन। ठीक है, तो ये हम लोग बता लेंगे। अब बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर की। मेटालिक कैरेक्टर जनरली आप देखोगे तो मेटल्स कहाँ होते हैं, ये हमने पहले भी कहीं मेटल नॉन मेटल में अच्छे से पढ़ाया है और रिकॉर्डेड वीडियो तो खैर आपने देख ही रखा है। तो हम लोग फटाफट इस पे भी 2-4 पॉइंट्स बात कर लेते हैं। अब मेटालिक कैरेक्टर आप जानते हो S ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब मेटालिक नेचर के हैं। और मेटल्स में क्या होता है नेचर, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से ये क्या बनाएंगे, कैटायन। सपोज ये कोई मेटल है और इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब यहां पर चार्ज क्या आया, M+। अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे होते तो हमने मान लिया कि N इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो यहां पर भी उतना ही चार्ज आ जाएगा। मतलब अगर मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करा तो उस मेटल पे चार्ज क्या हो गया जी, +2। तो ये डाईवैलेंट कैटायन हो गया। ये अब यहाँ पर अगर +1 होता तो मोनोवैलेंट कैटायन होता, 3 होता तो वो ट्राईवैलेंट का। तो मेटालिक कैरेक्टर आप देख रहे हो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब जैसे जैसे नीचे की तरफ चलेंगे, नीचे की तरफ मतलब ग्रुप में टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम जब नीचे चलेंगे तो एटम की साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वो एटम में जो इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सेल में प्रेजेंट है ये न्यूक्लियस, और अब अगर साइज बढ़ जाए और बढ़ जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहां हो और ये न्यूक्लियस से बहुत दूर हो, तो भाई ऐसे केस में क्या होगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन इजिली रिलीज हो जाएगा, तो वहां पर कैटायन और आसानी से बन जाएगा। तो कैटायन फॉर्मेशन की टेंडेंसी नीचे जाने पे बढ़ रही है, इसकी मतलब मेटल की रिएक्टिविटी क्या हो गई, नीचे जाने पे बढ़ रहा है। तो मेटालिक कैरेक्टर नीचे चलने पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन लेफ्ट टू राइट जब पीरियोडिक टेबल में जाएंगे इधर की तरफ तो वहां पर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो आगे आ जाते हैं।
नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बेसिकली आपको देखने को मिलेगा किसमें, नॉन मेटल्स में, और यहां पर होती है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, एनायन बना देंगे। क्या बनाएंगे, एनायन। तो एनायन क्या हो जाएगा फिर, अभी हमने बताया था नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो गया। ठीक है, अब जैसे जैसे नीचे की तरफ चलेंगे तो साइज बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपने सेल में होल्ड करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी, और यहां इलेक्ट्रॉन क्या करना है, गेन करना है। तो साइज बढ़ने के साथ ये टेंडेंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मतलब अगर आप टॉप से बॉटम में चलोगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपको डिक्रीजेस दिखेगा। लेकिन जैसे इधर जाओगे तो साइज डिक्रीज होती है, तो न्यूक्लियस के कांटेक्ट में इलेक्ट्रॉन रहेगा। जब साइज छोटा है तो जो भी इलेक्ट्रॉन यहां बाहर से आ रहा होगा इसके पास, वो इलेक्ट्रॉन यहां इजिली न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में रहेगा। तो जब आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर यहां पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी क्या होगी, नीचे आने पे डिक्रीज होगी, लेकिन मेटल की रिएक्टिविटी नीचे आने पे इंक्रीज होती थी। क्लियर हो गया। चलो भाई, प्रॉब्लम तो बच्चों अब हम लोग प्रॉब्लम की बात करते हैं कि तो आज सिर्फ सिंगल बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन है व्हाट इज एक्वा रेजिया। तो बच्चा एक्वा रेजिया पीरियोडिक टेबल से खैर रिलेट नहीं है, लेकिन एक्वा रेजिया आपको कहाँ पढ़ना है आपके सिलेबस में, तो बेटा एक्वा रेजिया है भी नहीं। खैर कोई बात नहीं, अब तुम पूछ रहे हो कहीं तुम्हें हो सकता है क्वेश्चन मिला हो। तो एक्वा रेजिया क्या होता है, ये HNO3 कंसंट्रेट HNO3 और HCl, तो 3 पार्ट यहां पर कंसंट्रेट HCl और 1 पार्ट HNO3, इन दोनों को मिला देते हैं एक कंटेनर में। ठीक है, 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3, तो जो यहां पर सॉल्यूशन बन जाता है इसी को बोलते हैं बेटा एक्वा रेजिया। ठीक है, ये हो जाता है एक्वा रेजिया, और ये जो मिक्सचर होता है बच्चे ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग नेचर का हो जाता है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग नेचर का। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी, ये क्या होता है, कुछ मेटल्स जो बहुत कम रिएक्टिव हैं जैसे गोल्ड और प्लेटिनम, तो ये मिक्सचर आपको देता है बेटा नेसेंट क्लोरीन। क्या देता है, नेसेंट क्लोरीन। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल हैं जैसे गोल्ड है, तो उसके साथ ये नेसेंट क्लोरीन उसको क्या कर देता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। मतलब जो इनर्ट बन के गोल्ड बैठा था, जिसको कोई नॉर्मल एसिड नहीं ऑक्सीडाइज कर पा रही थी, उसको इस एक्वा रेजिया मिक्सचर ने कन्वर्ट कर दिया किसमें, AuCl3 में। ऐसे अगर प्लेटिनम है तो यहाँ पर ये 4 मोल नेसेंट क्लोरीन लेते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है PtCl4 में। ठीक है, तो ये था आपका सुनील कुमार मध्यसिया जी। और ठीक है बच्चों, आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। तो ये आपका एक्वा रेजिया का कंसेप्ट क्लियर हो गया। 3 पार्ट ऑफ कंसंट्रेट HCl एंड 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेट HNO3 का मिक्सचर। और इसका काम क्या होता है बच्चों, जो लेस रिएक्टिव मेटल हैं गोल्ड और प्लेटिनम जैसे, इनको भी क्या कर देते हैं, ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो बाकी के क्वेश्चन पूछने के लिए आप ये दिया गया है ईमेल, आप इस पे ईमेल कर सकते हैं बच्चों। और कात्यायन एकेडमी की टीम आपके साथ लगातार काम कर रही है, आप मेहनत करते रहिए बच्चों। आप बोर्ड एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहा है आप और ज़्यादा पढ़ाई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछिए और इसी तरह अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए बच्चों। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।